Good afternoon, everyone, and welcome to Unacademy. This is your educator Surbhi, and I welcome you all to the largest online learning platform of India, that is Unacademy, and in our channel, Let's Crack CSIR UGC Net. So first of all, I would like to tell you that आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो क्या है, वो है एनिमल टैक्सोनॉमी. ओके, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? एनिमल टैक्सोनॉमी के बारे में, एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में. ठीक है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ एनिमल फाइला, ठीक है, उसका एग्जाम्पल्स एंड उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम देखने वाले हैं आज और अपकमिंग 2 लेक्चर्स में. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव सम डिस्कशन अबाउट द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. तो ये जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है वो आपको प्रोवाइड करवाता है डेली लाइव क्लासेस, जहाँ पे आप अपने एजुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हो, 1-to-1 इंटरैक्शंस कर सकते हो, डिस्कशंस कर सकते हो और पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो. तो ये प्लेटफॉर्म आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू लाइव क्लासेस का एक्सपीरियंस देगा, जो कि आप अपने एक्चुअल फिजिकल क्लासेस में जैसे पढ़ते थे वैसा एक्सपीरियंस आपको घर बैठे आपको अपने कंफर्ट जोन में मिलेगा अनअकैडमी के थ्रू. इसके साथ ही आपको यहाँ पे मिलता है लाइव टेस्ट सीरीज और क्विज सेशंस, जहाँ पे आप अपने परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते रहोगे. आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को ज़्यादा इन्हांस करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेंगी जब आप टाइम टू टाइम टेस्ट दोगे, क्विजेस दोगे. सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट थिंग इज वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज इज बीइंग प्रोवाइडेड हियर. और ये जो वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें सबसे पहली बात होती है कि आपके कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पे हमारा जो प्लेटफॉर्म है वहां पे आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर कराया जाता है. आप कोई लाइव वीडियो देख रहे हो या फिर आप कोई रिकॉर्डेड वीडियो देखो, वो सारी चीजें आपके लिए अनलिमिटेड एक्सेस के थ्रू अवेलेबल रहती है. तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, प्लस जो भी कोर्सेज है जो आपका कंप्लीट सिलेबस है उसको सिर्फ आप एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स भी देख सकते हो जब आपने एक बार सब्सक्रिप्शन परचेज कर लिया. तो These are the 4 important characteristics और 4 important benefits जो कि आपको मिलेगा जब आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन होगे. डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विज सेशंस, देन स्ट्रक्चर्ड वेल डिजाइन्ड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस. इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट थिंग आपको बताऊं कि नेक्स्ट थिंग जो है वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे क्या है जो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी बेनिफिशियल है, तो वो है फ्री लाइव क्लासेस. और ये जो फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस, दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही बात हो गई कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. और ये मेन उन बच्चों के लिए है जो अनअकैडमी पे नए हैं, उनको नहीं पता है कि अनअकैडमी का सिस्टम कैसा है, अनअकैडमी पे कैसे पढ़ाते हैं, अनअकैडमी पे कैसे पढ़ते हैं. तो अगर आप अनअकैडमी पे नए हो और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, तो आपके लिए ही ये फ्री क्लासेस रखी गई हैं, स्पेशल क्लासेस. और वो बहुत सारी होती है, मल्टीपल स्पेशल क्लासेस जो है ना एजुकेटर्स एक दिन में लेते हैं. आप एक बार अनअकैडमी ऐप पे जाके देखोगे तो वहाँ पे लर्निंग ऐप में जब आप स्पेशल क्लास कैटेगरी में जाओगे अपने गोल के अंदर, जो कि आपका गोल होगा CSIR UGC नेट, तो उस गोल में आपको बहुत सारे एजुकेटर्स की स्पेशल क्लासेस मिलती हैं. और जैसे कि आप यूट्यूब पे मेरी क्लास देख रहे हो लेट्स क्रैक CSIR UGC नेट के चैनल में, वैसे ही मेरी क्लासेस अनअकैडमी पे भी होती हैं CSIR UGC नेट की कैटेगरी में. और उस कैटेगरी में आपको मेरी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी. मैंने बहुत सारी स्पेशल क्लासेस वहाँ पे ऑलरेडी ली है जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए. आप वो जाकर देख सकते हो मेरी प्रोफाइल के अंदर. मेरी प्रोफाइल आपको वहाँ पे मिल जाएगी, सुरभि कुमारी. जब आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी और वहाँ से जाके आप मेरे सारे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो. वो बिल्कुल फ्री है, सबके लिए अवेलेबल है. और अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पेशल क्लासेस ऐसी हो रही हैं, अगर ऐसे आप पढ़ोगे, कंप्लीट सिलेबस को पढ़ोगे, तो फिर आप सिलेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा, कि थोड़ा आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा, ऐसा बोलो तो फिर इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो. सब्सक्रिप्शन क्यों लेना है अगर फ्री क्लासेस है तो? बिकॉज जो फ्री क्लासेस होती हैं वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो पढ़ाए जाते हैं, बट आपका कंप्लीट सिलेबस वहाँ पे कवर नहीं हो पाता है. बिकॉज डेली क्लासेस तो नहीं होती है वहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर कराए जाते हैं. तो अगर आपको अपने कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा. और वो सब्सक्रिप्शन जो आप देखो यहाँ पे प्राइस जो लिस्टेड है वो बहुत ही मिनिमल प्राइस है. 1 साल के लिए 12 मंथ का जो प्लान है वो आपको सिर्फ 10,395 में मिल रहा है. तो सोचो इतने कम प्राइस में आप 12 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो
और इस 12 मंथ्स में जो भी वीडियोस आएंगे इस कैटेगरी से रिलेटेड, आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो इससे बेनिफिशियल चीज़ और क्या हो सकती है। और ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, सुरभि01, और ये रेफरल कोड यूज़ करने से आपको मिलेगा 10% का ऑफ, और आपका ओवरऑल प्राइस जो है उसमें 10% कम हो जाएगा। तो ये सारी बातें हो गई सब्सक्रिप्शन के बारे में और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में। अब हम चलते हैं अपने डिस्कशन पे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एनिमल किंगडम और एनिमल क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली एनिमल्स के बारे में हमको क्या पता है, एनिमल्स क्या होते हैं, दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे हैव यूकैरियोट सेल्स, दे आर मल्टीसेलुलर, दे आर बेसिकली हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड बाय इंजेशन, मतलब ये अपना खुद फूड जो है खुद नहीं बनाते हैं, वो फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सोर्सेज से, एक्सटर्नल सोर्सेज से उनको ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। सो दे आर हेट्रोट्रॉपिक, दे आर नॉट ऑटोट्रॉप्स लाइक प्लांट्स, and they will be able to digest their food within their bodies. Also, animal cells lack cell wall that provide strong support and rigidity to the plant cell and the fungus cell. So basically here I am listed some of the important characteristics of the animal cell. You can see they are eukaryotics, they are multicellular. Some animals are unicellular also. They are heterotrophic organisms. They can able to digest their food, and they lack the rigid cell wall in their structure. Okay, so now before going into the animal model and animal kingdoms, basically I'm going to have a discussion with you about this particular slide. So this particular slide is explaining you about how does animal will develop, matlab animal from a parent, how a daughter cell or how a new organism is being developed. So basically the adult organism, they will undergo the process of meiosis for the generation of gametes. So there is an egg gamete or female gamete, and there is a male gamete, that is a sperm. And fusion of egg and sperm will result into the formation of zygote, and this zygote is a diploid organism, and these egg and sperms are haploid organisms. So basically the fusion of two haploid gametes will result into the zygote formation, and this particular process is known as fertilization. And this is the only step in the eukaryotic system जहाँ पे meiosis होता है, and rest all divisions are being facilitated by the process of mitosis. So here is the mitosis process. अब क्या होगा, अब जाइगोट बहुत सारे सेवरल सीरीज ऑफ माइटोटिक प्रोसेसेस में जाता है और फिर उनका साइज ग्रो होता है, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट होता है. So the fertilization, after the fertilization, the zygote will undergo several developmental stages by the process of mitosis. So this zygote, that is a single cell structure, it goes into the process of mitosis and it will form a 8-cell stage. And now the 8-cell stage will further go on division and ultimately form a stage that is known as blastula. Okay. And in the blastula, you have a specific kind of arrangement where these are the cells in the surrounding and there is a cavity in between. So the cells and the cavity, and this cavity is known as blastocyst cavity. And now these blastula undergo further maturation and development and will enter into a gastrula stage. So basically these gastrula, they have cells that are responsible for the generation of 3 germ layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. And these germ layers are responsible for the generation of several organ system within the human body or any kind of animal body. So in the gastrula stage, there is a development of 3 germ layers, and each germ layer will be specifically give rise to a specific kind of organ system. And finally, these embryonic cells, that is in the gastrula, will develop into a mature organism. And the development into a mature organism can be by 2 processes. One is the direct process where these embryonic cells were directly developed into the adult, and in the second phase there is an indirect way where these organisms will first develop into a larva, and these larvae will undergo metamorphogenesis, which will ultimately generated into an adult. So after the generation of these embryonic cells or the embryo,
they can undergo a direct development or they can undergo a indirect development by the generation of larval stages. So this is about the development. तो कैसे एक egg cell fuses to sperm, zygote generation, then there is the generation of gastrula phase where the embryonic development will take place and a proper embryo is formed. And now these embryo will directly develop into an adult organism, or they can develop into an adult organism via an intermediate phase that is known as larva. So this is a thing that I would like to discuss with you before going to the main topic. So basically the main topic of our discussion, and आज के डिस्कशन में मैं आपको मेनली क्या फोकस करूंगी आज के डिस्कशन में हम फोकस करेंगे एनिमल फाइलोजेनी. जो एनिमल फाइलोजेनी जो डिस्कवर होता है, ठीक है, उसके हम डिफरेंट बेसिस पे हम उनका स्टडी करने वाले हैं. तो मैंने ये ओवरऑल स्टडी को टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस द एनिमल फाइलोजेनी बेस्ड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन लेवल, based upon their body plan, based upon their symmetry and presence or absence of the coelom or germ layer, then presence of different kind of systems, and next thing is the developmental phases. So these are the 7 broad discussions we are going to have today, and how these ब्रॉड डिस्कशंस उनसे कैसे डिफरेंट एनिमल के फाइलोजेनी ओरिजिनेट होते हैं. सो बेसिकली ये हमारा होगा डिस्कशन आज के लेक्चर्स का इन दिस 7 टॉपिक्स. तो कमिंग टू द क्लासिफिकेशन, सो हम इन फाइलम्स के ऊपर बात करने वाले हैं. सो बेसिकली एनिमल्स को डिवाइड करा गया इन दीज फाइलम्स, एंड दीज फाइलम्स आर पॉडीफेरा एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स आर स्पॉन्जेस, दे आर निडेरियंस or we can say it as coelenterate. So their representative are jellyfishes, hydra and corals. Then there are platyhelminthes, representative organism is flatworm. Then there are nematodes, representative organism is roundworms. Then there are mollusca, representative organism is squid and snails. Then there are annelids, representing organism is earthworm and leeches. Then there are arthropoda, this is the largest phyla. Insects, spiders and crustaceans will be there. Then there is echinodermata, starfishes are there, and then there is chordata where we have vertebrates like mammals, fishes, amphibians, reptiles. So these are the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these are the 9 phylums जिसके ऊपर हम अपना पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन स्टडी देखने वाले हैं. Fine. Excuse me one second. Okay. So moving to the topic, the first level of differentiation or the first level जिसपे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है, इट इज बेस्ड अपॉन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो द एनिमल्स कैन बी सेलुलर, कैन बी एट सेलुलर लेवल, दे कैन बी एट टिश्यू लेवल, or they can be at organ level, or finally they can be arranged into the organ system level. So the very primitive cells in the animal kingdom are in the cellular level of organization, and they are the podiferas. Okay, or you can say it as sponges. The organism having the tissue level of organization are coelentrates. And the one with the organ level of organization is platyhelminthes. And for the system level of classification, we have organisms like annelids, mollusks, arthropods, echinodermata, and chordates. Okay, so this is the level of organization, and how on the basis of level of organization different animals are being classified. So this is the organization. And yeah, one more thing is you have to remember these classes. इसी phylums के basis पे हम सारे division करने वाले हैं. Podifera, coelentrates, और इसको भी आपको proper order में याद रखना है. यही order: Podifera, coelentrates, platyhelminthes, nematodes और esculenthes, mollusca, annelida,
आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। इसी 9 फाइलम के बेसिस पे हम पूरी की पूरी स्टडी देखने वाले हैं। So here is the level of organization. 4 level of organization will be there. Cellular level जहाँ पे Podifera होगा, tissue level where we have coelentrates, then organ level where we have platyhelminthes, and then the system level, organ system level where we have annelids, mollusca, arthropods, echinodermata and chordates, the organism which is in the higher level. Okay, so this is the classification based upon the level of organization. Now the next level of classification is body plan. So the body plan classification basically ये क्या बताता है कि how does the overall body of the organism is being designed. So it can be at the very primitive level, it can be a simple cell aggregate. Okay. So there is no specific level of organization is there in the cell aggregates. बस सेल के कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइज और लाइक एग्रीगेट्स, बहुत सारे सेल मिलके एक एग्रीगेट्स फॉर्म कर लेते हैं, एंड दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोन एज सेल एग्रीगेट्स इन विच द बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल क्लस्टर्स. और ये किस में होता है? दिस इज देयर इन द पॉडीफेरा. Now the next level of organization is blind sac. Okay. And blind sac level of organization, it defines that there is a cavity inside the body, and this cavity is known as digestive cavity, and this cavity has only one opening. Okay, there is only one opening. There is a cavity around which different cells are organized, and these cavity has only one opening. Okay, so here the examples can be coelentrates or it can be platyhelminths. Okay, and the next level of plan is your tube within tube plan. Okay, tube within tube plan. और ये प्लान ये बताता है कि there is a proper digestive system. एक proper digestive system है, एक proper system है जहां पे 2 openings है. ठीक है, one for the entry and one for the exit, and these digestive system with 2 openings, tube within tube plan, is further divided into 2 categories basically. So the first category is protostomes, and in these protostomes category we have development of mouth first, like the organ that is responsible for the entry of the food is being developed first, and these are the protostomes organism. And here the example can be nematodes, or we have annelids, then it can be arthropods, and it can be mollusks. So these 4 categories of phyla are there in the protostomes, and the next category is deuterostomes. And in the deuterostomes category, anus is developed first. ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है. यहाँ पे माउथ पहले बनता है, यहाँ पे anus पहले बनता है. And here the example of phyla is Echinodermata and Chordata. ठीक है, so this is the classification on the basis of body plan. First of all, cell aggregates will be there, जहाँ पे कोई specific organization नहीं होता है, सिर्फ बॉडी के अंदर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं, एंड दे आर पॉडीफेरा. देन देयर इज ब्लाइंड सैक ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज ओनली वन ओपनिंग इन द कैविटी, that is known as blind sac organization, where the organisms are from the phyla coelentrates and from the phyla platyhelminthes. But here is an exception. Let me represent the in a different color. Yeah. So here, all the platyhelminthes do not have the blind sac plan. There is an exception, that is tapeworm. So tapeworm are platyhelminthes, but they have tube within tube plan. So this is the exception here. Okay, and you have to remember the exceptions because questions तो exceptions से ही बनते हैं.
So tapeworm is a platyhelminthes, but they do not have a blind sac body organization. They will have a tube within tube plan of organization having two openings in their cavity. So this is clear. I hope the organization respect to the body plan. Okay. Now the next thing here is the body cavity. Body cavity means the presence or absence of coelom. Okay. So there can be three categories here. Let me change the color. Excuse me. Okay, so there can be three categories here. One is the acoelomates, where there is no cavity. Then there is pseudocoelomates. Okay, and the third category is there is a coelomates. So organisms that are acoelomates are your first three phyla, that is sponges or porifera, then your coelentrates, and then your platyhelminthes. Okay. Now coming to the pseudocoelomates, so they are basically Aschelminthes, or you can call it as nematodes. So they are pseudocoelomatic organisms. Okay, and the coelomates are after the Aschelminthes, that is annelids, arthropod, mollusca, and all that. And within the pseudocoelomates categories, there are further two divisions, that is enterocoelom, okay, and then there are schizocoeloms. Okay, फिर ये coelomate organism की further classification होती है into enterocoelom and into schizocoelom. So these enterocoeloms, they are the more advanced one, and they have specific kind of pouches of एंडोडर्म. ठीक है, इन एंटेरोसेलोम्स में इनके जो कैविटी होती है वहां पे स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है जहां पे एंडोडर्मल लाइनिंग के थ्रू क्या बनते हैं, पाउचेस बनते हैं. एंड द एग्जांपल इन दिस कैटेगरी आर कॉर्डेट्स. The next thing is the schizocoelom, where there is a mesodermal lining, and here the example will be annelids, arthropods, and mollusks. Okay, so this is the category, this is the differentiation or classification of organism based upon their body cavity. So I hope it is clear. Body cavity is classified based upon the coelom activities. So they can be acoelomates, where no cavity is there, for example in sponges, in coelentrates, and platyhelminthes. Then there are pseudocoelomates, whose representatives are nematodes. Then there are coelomates where a true coelom cavity is present, and these coelomates can be enterocoelom and schizocoelom. So schizocoelom is the primitive one that has a mesodermal lining, and their representatives are annelids, arthropods, and mollusca. And the enterocoeloms, they are the more advanced one, where there are pouches of endodermal lining is there in the cavity, and the representative organism are chordates. So I hope this body plan is clear. Now moving to the next part, that is body segmentation. And before going to the body segmentation part, हम दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं. The first thing is the symmetry part. Okay, I think symmetry. So the first thing is symmetry. And what does this symmetry says? तो सिमेट्री मतलब क्या हो गया कि बॉडी जो है वो कितना सिमेट्रिकल है. ठीक है, बॉडी को आप दो हाफ में डिवाइड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, उससे हम किसी ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री डिफाइन करते हैं. तो द ऑर्गेनिजम्स कैन बी फर्स्ट ऑफ ऑल एसिमेट्रिकल. Okay, yeah, asymmetrical. Asymmetrical means there is no proper symmetry in the organism. मतलब इसका structure बहुत क्या होता है, undefined होता है. ठीक है, and these can be sponges like porifera, and one
organism, that is adult snails. Okay, so snails are in the category of annelids that has a proper symmetry, but there is an exception of adult snails that have no symmetry in their organization. Then there is a radial symmetry. ठीक है, और रेडियल सिमेट्री क्या बोलता है, दैट ऑर्गेनिज्म कैन बी कट इनटू टू हाफ्स फ्रॉम एनी प्लेन. मतलब किसी भी प्लेन से अगर आप कट करो तो ऑर्गेनिज्म हमेशा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा. ठीक है, एंड दीज रेडियल सिमेट्री ऑर्गेनिजम्स आर sorry, annelids, and they can be adult echinoderms, not larval echinoderms, adult echinoderms, जिसमें आपके आते हैं starfishes. ठीक है, so starfish has radial symmetry and annelids will also have radial symmetry. Then the third category of symmetry is bilateral. Bilateral क्या होता है? Bilateral defines that there is only one plane that divides the organism in two halves. ठीक है, कोई एक प्लेन ऐसा होगा जहां से ऑर्गेनिज्म जो है वो दो इक्वल हाफ्स में डिफाइन हो पाएगा. एंड दीज बाइलेटरल सिमेट्री ऑर्गेनिजम्स आर all platyhelminthes to chordates with some exceptions, and the first exception is, let me mark exception with different color. So the first exception is adult snail. So these has asymmetrical organization, and the second and the next annelids and the adult echinoderms, starfishes, they have radial symmetry. So these are the organizational level based upon the symmetry. So symmetry can be asymmetrical. For example, in case of sponges and adult snail, it can be radial symmetry, जहाँ पे बॉडी को दो हाफ में आप डिवाइड कर सकते हो, आप किसी भी प्लेन में कट करोगे तो. And the radial symmetry organisms are annelids and the starfishes. And then the third category is bilateral symmetry, where there is only one plane available that can cut the organism in two halves. And this bilateral symmetry, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लैटीहेल्मिंथ से कॉर्डेट्स तक, वो सारे बाइलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं, विथ एक्सेप्शंस इन these two categories. So this is all about the symmetry of organization and their classification. Okay. Now the next thing is body segmentation. Okay, so segmentation होता क्या है? Segmentation is repetition of a particular organ or a particular structure at repeated intervals. और वो आपका बताएगा कि वो ऑर्गेनिज्म के पास सेगमेंटेशन है या नहीं. मतलब कि कोई भी ऑर्गन या फिर कोई भी स्ट्रक्चर जब बार बार रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट होगा तो वो डिफाइन करेगा आपके सेगमेंटेशन को. एंड बेसिकली सेगमेंटेशन हम स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल किस ऑर्गेनिज्म में, देयर इज अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन. मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो टर्म किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर एनेलिड्स. And usually these annelids, they have metameric segmentation that is present intracellularly as well as extracellularly. So these metameric segmentation of annelids will be there in the extracellular part as well as the intracellular part of the body. And next segmentation is there in the arthropods also. But in arthropods, the segmentation is only external. So arthropods have external segmentation and annelids have both intracellular as well as extracellular segmentation. Also, in some chordates, segmentation will be there internally, only internally segmentation will be there. And these segmentation will only exist up to the embryo stage. And after the development of embryo into an adult organism, these internal segmentations were eliminated. So body segmentations means the regular interval of specific structures or specific organization, and these can be internal or external.
When we come to the metametic segmentation of annelids, they have intracellular or extracellular, means external as well as internal fragmentation or segmentation. Then in arthropods, there is only external segmentation present, and in chordates, up to the embryonic developmental stages, there is internal segmentation present. So I hope it is clear. Okay, now coming to the next part, next division, that is based upon the digestive system. Okay, so first of all, the digestive system can be divided into two broader categories. First is the incomplete digestive system, and the next category is complete digestive system. Okay? And in the incomplete digestive system, why incomplete? Because there is only one opening. So all the organism that has a blind sac body plan, that has only one opening, for example, platyhelminthes and coelentrates, they have incomplete digestive system because their body has only one opening, that is in the blind sac organization. And the digestive system can be complete for organism having tube within tube plan. Okay? And now coming to the digestion. So digestion can be further divided into two categories. One is the intracellular digestion and another one is the extracellular digestion. Okay? Intracellular digestion means the digestion that is taking place inside the cell. Okay? मतलब हर एक सेल अपना खुद का डाइजेशन करेगा. So this is the intracellular digestion, and they are usually present in the unicellular organism जहाँ पे single cell involve होता है for the complete organization. And this can be Podifera or this can be protozoans, the unicellular organisms. And the extracellular digestion is there, जहाँ पे digestion कहाँ होता है? Within the lumen of alimentary canal. So here the extracellular digestion will take place in a specific lumen that is known as the lumen of alimentary canal. And all the organisms from the platyhelminthes to esculenthes and to annelids, arthropods, all the organism has extracellular digestive system. And here is the exception, and the exception is the organism coelentrates. The coelentrates, they have both intracellular plus extracellular digestion of food. So yeah, that's all for the digestive system. एक बार फिर से देखते हैं. The digestive system can be incomplete type, and incomplete type होता है वहां पे जहां पे सिर्फ single opening होता है. Blind sac plan जहां पे होता है for your platyhelminthes and your coelentrates. And digestive system can be complete, and the complete digestive system represents the tube within tube body plan. And the digestion can be further divided into intracellular digestion or extracellular digestion. Intracellular digestion means the digestion that is taking place within the cell. This kind of digestion is usually for the unicellular organism, for example, Podifera and protozoans. And the extracellular digestion is responsible for the digestion of food within the lumen of alimentary canal. So alimentary canal is a specific organization exists in higher animal kingdom for the food digestion, and these alimentary canals are responsible for extracellular digestion, and all the organisms, annelids, arthropods, platyhelminthes, and esculenthes, chordates, echinodermata have these extracellular digestion. But there is an exception of coelentrates. So coelentrates are multicellular organism, but
despite having the multicellular organization, they are showing both extracellular as well as intracellular digestion patterns. So here is an exception, that is coelentrates, and coelentrates are showing both extracellular as well as intracellular level of digestion. Okay, so I hope it is clear. Next, coming to the next division, that is the respiratory system. And respiratory system basically defines the system for gaseous exchange. ये वो सारे सिस्टम को डिफाइन करता है जहां से गैसियस एक्सचेंज होते हैं. एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम और द सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज कैन बी अ वेरी प्रिमिटिव वन, दैट इज द सेल सरफेस. जहाँ पे अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके सर्फेसिस पे ही पोर्स होंगे एंड वाया दीज पोर्स gaseous exchange will occur, and these organisms having the respiratory system organized on the cell surfaces only, they are basically unicellular organism, जिसमें आएगा आपका पॉडीफेरा एंड प्रोटोजोन्स. The next thing is specific kind of structures. For example, if you talk about the trachea, so trachea are specific organelles that is responsible for respiration in the insecta, that is arthropoda. ठीक है, और वो भी particularly insecta सब organism के अंदर. ठीक है. Next proper respiratory organelle and a specific organelle, that is gills. So the gills are usually present in the fish, then in the amphibians. और एम्फीबियंस में भी किसमें, एम्फीबियंस में भी लार्वल स्टेज वाले एम्फीबियंस में होता है गिल्स, एंड इट इज ऑल्सो देयर इन द एनालीड्स. एंड ऑल्सो अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज लंग्स is there in organisms like reptiles, birds, mammals, and adult amphibians. Okay, so you have to remember all these things, that the respiratory system is basically for the exchange of gases, and in a very primitive unicellular organism, the respiratory organ is a cell surface only, जहाँ पे gaseous exchange direct cell के surface से होता है, and they can be podifera and protozoans. Then there is a development into trachea, जहाँ पे प्रेजेंट होता है किसमें, इंसेक्टा में, आर्थ्रोपोड्स के अंदर. देन देयर इज गिल्स, दे आर स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन फिशेस and amphibians in the larval stages, and also the gills are present in annelids. Then there is lung, that is present as a respiratory organ in higher level of organisms like your reptiles, birds and mammals, and also adult amphibians. So यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं that gills और lungs amphibians में कौन सा होता है. तो when you talk about the larval amphibians, tadpole particularly, so in the larval stage or in the tadpole stage, the respiratory organ is gill, and in the adult amphibians, the respiratory organ is lungs. So adult के लिए हो गया lungs, और larval stage या फिर tadpole stage के लिए हो गया gills. So here is exception जो कि मैं मार्क कर रही हूँ रेड कलर से. Gills are there in the larval amphibians and lungs are there in the adult amphibians. Clear? Fine. So the next division is the circulatory system. The circulatory system, why circulatory system is there? For the blood flow. ठीक है, यहाँ पे होती है आपकी blood की flow. And why blood flow is required? For because blood से ही तो जो आपका nutrients होगा, जो gases होंगे, वो body के different parts तक पहुँचती है. So basically the circulatory system can be क्लोज टाइप. क्लोज टाइप में क्या हो गया, क्लोज टाइप में जो ब्लड हो रहा है
blood travels via blood vessels. मतलब ब्लड जो है वो फ्री टिश्यू स्पेसेस में ट्रैवल नहीं करता है, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करता है, और टिश्यू में जहां उसको एक्सचेंज होना है वहां पे फिर वो कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज होता है. सो ब्लड फ्री बॉडी टिश्यूज में ट्रैवल नहीं करता है कभी भी, वो हमेशा एक क्लोज्ड वेसल के अंदर प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज ब्लड वेसल्स. एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी ओपन टाइप, जहां पे ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है इन टिश्यू स्पेसेस. ठीक है. एंड द ओपन लेवल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एर्थ्रोपोड्स. ठीक है. एर्थ्रोपोड्स ऐसे किंगडम है जहां पे क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. एंड दिस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इट कैन बी प्रेजेंट इन एनालिड्स और मोलस्का, और यू हैव वर्टिब्रेट्स जहां पे आपके मैमल्स, एम्फीबियंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में क्या जानना है आपको? देयर इज टू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट इज द क्लोज्ड एंड देन सेकेंड इज द ओपन. क्लोज्ड वाला जो होता है वो बेसिकली ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है एनालिड्स, मोलस्का और वर्टिब्रेट्स में. एंड ओपन, दिस विल फ्लो इन द टिश्यू स्पेसेस, not enclosed in a blood vessels, and it usually happen in the arthropods. And the next important thing that is here, that is important, is blood. ठीक है. और इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने सोचा ये डिस्कस कर लेते हैं. सो ब्लड की अगर हम बात करें, सो इन arthropods, particularly when you talk about the insects, so the insects and their blood, they are colorless. उनमें कोई पिगमेंट्स नहीं होते हैं उनके ब्लड में जो कि कलर प्रोवाइड करे. तो ब्लड ऑफ इंसेक्ट्स आर यूजुअली कलरलेस. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द ब्लड ऑफ अदर एनिलीड्स, they have blue colored pigments in their blood, and these blue colored pigments are known as hemocyanin. ठीक है. And other organisms like earthworm, or you can talk about the vertebrates. So these organisms has red colored pigments in their blood, specifically due to hemoglobin. So these are the points that you have to remember with respect to the circulatory system. Circulatory system can be closed, where blood will flow through the blood vessels. It can be open, where blood will flow through the tissue spaces. And the color of the blood will depend upon the type of pigment that is present. So for insects, there is no pigment, and that's why the color of their blood is colorless. And the next is the annelids. They have blue colored pigment, hemocyanin, in their blood. And the next is earthworm or vertebrates. They have red colored pigment in their blood. So I hope it is clear. Okay. So the next thing is excretory system. And excretory system की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे what are the different excretory products and कौन से excretory products को कौन से organism secrete करते हैं. The first excretory product is the ammonia. And अब जो अमोनिया को secrete करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक. ठीक है. And ammonia or ammonotelic organism, they are specifically the organism that are living in an aquatic environment. क्योंकि अगर अमोनिया को आपको रिलीज करवाना है तो उसके साथ बहुत सारा वाटर इन्वॉल्व होता है. तो जहां भी अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म की बात आएगी वो कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल, दे कैन बी फिश और दे कैन बी tadpole amphibia, means amphibian larval. So the ammonotelic organism can be fish or they can be tadpole amphibians. Then the next category is ureotelic, means the organism that are releasing urea as their waste product. So it can be mammals, it can be turtles, or it can be adult amphibia.
मतलब all the terrestrial animals like mammals, turtles or adult amphibia, they are ureotelic. Then the next category is uricotelic. And uricotelic organism means they basically releasing uric acid. And they can be birds and they can be reptiles. Okay? So the three categories of the excretory system or the division of excretory system based upon the product that the organism are excreting, they can be ammonia, और ammonia mainly कौन excrete करता है? organisms जो कि aquatic environment में रहते हैं, for example fishes और tadpole amphibians. And the second category is ureotelic organism जो कि कौन यूरिया secrete करता है, for example mammals, turtles and adult amphibians. Then there is uricotelic organism. इसमें कौन से organisms आते हैं? The organisms like birds and reptiles. Clear? Okay. So after discussing the excretory system and the excretory products, now let's discuss the excretory organs that are associated with specific organisms और उनके specific excretory organ. तो सबसे पहले जो हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि पॉरीफेरा और सिलेंट्रेट्स और इकाइनोडर्म्स, ठीक है, ये तीन किंगडम में ये देखा गया है कि देयर इज नो स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट. इनमें कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है. एंड द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म हियर दैट इज प्लैटीहेलमिन्थस. And platyhelminths, they have specific structures that are known as protonephridia. ठीक है, इनमें होता है प्रोटोनेफ्रिडिया एज देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन. तो इस पे बहुत सारे मैच द फॉलोइंग्स आते हैं जहां पे अगर प्रोटोनेफ्रिडिया जहां भी रहेगा वो किसमें होता है? प्लैटीहेलमिन्थ्स में, जैसे कि टेपवर्म्स में या फिर फ्लैट फ्लेम सेल्स में. ठीक है. देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज मेटानेफ्रिडिया. और मेटानेफ्रिडिया किसमें होता है? ये मेनली होता है एनेलिड्स में. और एनेलिड्स जैसे कि अर्थवर्म. ठीक है, इसमें क्या होता है? मेटानेफ्रिडिया. देन द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहां से कि कौन सा ऑर्गेनेल किस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इज देयर इन द insecta. Now the next category is another gland that is known as antennal gland, या फिर इसको हम बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड, या फिर हम इसको बोलते हैं मैक्सिलरी ग्लैंड. और ये किसमें होता है? ये प्रेजेंट होता है आपके एंड क्रैब्स के अंदर, मॉलस्क की कैटेगरी में, क्रैब्स और क्रेफिश के अंदर. अनदर ऑर्गन इज कॉक्सिल ऑर्गन और कॉक्सिल ग्लैंड. और ये किसमें प्रेजेंट होता है? स्पाइडर्स या फिर स्कॉर्पियन के अंदर. ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज हो गई आपकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की. एंड द लास्ट दैट इज किडनी, एंड इट इज देयर इन मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स. ठीक है, so this is the classification of the organism based upon their excretory organ. एक बार फिर से देखते हैं. So Porifera, Coelentrates and Echinoderms, they have no specific excretory organ present in their body. The next is Platyhelminthes, and Platyhelminthes have a specific kind of excretory organ that is known as Protonephridia. Then there are Metanephridias जो कि किसमें होता है? Annelids में होता है. Then there is Malpighian tubules that is present in the insecta. Then there are antennal gland और green gland और maxillary gland. इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है. अगर आप इसको ब्रॉड कैटेगरी में देखो तो ये होता है मॉलस्क के अंदर.
तो एंटिनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड या फिर मैक्सिलरी ग्लैंड, दे आर प्रेजेंट इन द क्रैब्स और इन द जेली फिशेस और इन द क्रे फिशेस ऑफ द मोलस्का किंगडम। अदर ऑर्गन्स आर कॉक्सल ग्लैंड, जो कि होता है स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं। देन किडनी, जो कि होता है हमारे वर्टिब्रेट्स, मैमल, फिश, इन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में यू हैव टू रिमेंबर दिस Porifera, coelentrates and echinoderms. Then you have to remember protonephridia. Then you have to remember the metanephridia, Malpighian tubules, antennal gland, coxal gland and kidney. Okay. तो आगे चलते हैं। आगे चीज है वो क्या है, स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम मतलब कि आउटर कवरिंग, कौन से ऑर्गेनिज्म में आउटर कवरिंग, आउटर स्केलेटल सिस्टम, आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर होता है। सो एक्सोस्केलेटन, इट कैन बी, skeletal system can be organized into two parts, endoskeleton and exoskeleton. Endoskeleton मतलब कि that is the structures that are present on the outer covering, on the external surfaces. So these exoskeletons, they are known as the outer skin. An exoskeleton particularly किस में प्रेजेंट होता है, मोलस्का के अंदर, एंड मोलस्का के एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं, सेल ऑफ मोलस्क, ठीक है, उनके सरफेस के ऊपर एक प्रॉपर सेल की कवरिंग होती है, वो उनका एक्सोस्केलेटन होता है। देन दीज सेल्स दे हैव काइटिनस क्यूटिकल कवरिंग, ठीक है, ये जो सेल बने होते हैं उनपे किसका, उनपे हार्ड काइटिनस क्यूटिकल सब्सटेंसेस की कवरिंग होती है। देन इन केस ऑफ इकाइनोडर्म्स देयर इज अ स्पेसिफिक exoskeleton element present that is known as dermal plates, ठीक है। सो इकाइनोडर्म्स के पास भी स्पेसिफिक एक्सोस्केलेटन एलिमेंट होते हैं उनके सरफेस के ऊपर, दैट आर वेरी हार्ड, नोन एज डर्मल प्लेट्स। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द एंडोस्केलेटन, तो एंडोस्केलेटन में क्या आ जाता है, ऑल द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी इंट्रासेलुलरली, एंड दे कैन बी कार्टिलेज, दे कैन बी बोन्स, they can be tendons, they can be ligaments, and all of these are present in the vertebrate system. So basically the skeletal system can be exoskeleton or endoskeleton. Exoskeleton means the structures that are there in the outer layering. So basically exoskeleton is present in the mollusca, in the echinodermatous, in the arthropodas, and the endoskeleton, that is the structures that are there inside the body intracellularly, they can be cartilage, bones, tendons and ligaments present in the vertebrates organism. Sorry. Sorry. Now coming to the next category, that is the development and sexuality. So the first thing is sexuality. So coming to the sexuality, the organisms can be hermaphrodite, ठीक है, एंड hermaphrodite organisms वो होते हैं जहां पे मेल प्लस फीमेल बॉडी दोनों कोएग्जिस्ट करता है एक साथ, ठीक है। सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स that are having male and female body in the same organization, they will coexist together. और hermaphrodites basically कौन से organisms होते हैं, they can be tapeworm, then they can be earthworm, or they can be leech, जो कि आते हैं आपके एनेलिड्स की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये आपके टेपवर्म भी हो सकते हैं प्लैटीहेलमिन्थ्स वाले, देन अर्थवर्म्स भी हो सकते हैं, एंड देन लीचेस भी हो सकते हैं जो कि एनेलिड्स वाले होते हैं। और hermaphrodites, they can be further divided, they can, or the sexuality will be further based upon two conditions. First is the protoandry. प्रोटोएंट्री का मतलब क्या होता है, दैट मेल ऑर्गन जो होगा, ठीक है, मेल ऑर्गन मैच्योर फर्स्ट,
मतलब अगर कोई हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है और उसमें मेल ऑर्गन की डेवलपमेंट पहले हो रही है, मैच्योरेशन पहले हो रही है, तो दिस इज अ कंडीशन नोन एज प्रोटोएंड्री। और ये किस में प्रेजेंट होता है? ये यूजुअली प्रेजेंट होता है अर्थवर्म में, then it is there in the lanceolate, and then it is there in the amphioxus. Okay, so in these three category the condition is known as protoandry, where male organ is developed first, and the next category is protogynous. Protogynous, so here female organ will develop first, and the example in the protogynous category is the porifera. So porifera basically the protogynous organism जहाँ पे फीमेल ऑर्गन जो होता है वो पहले डेवलप होता है और पहले मैच्योर होता है. So this is about the sexuality, where you have hermaphrodites, male and female body coexisting together. They can be tapeworm, earthworm, or annelids like leeches. And then there are two conditions, protandry conditions, where the male organ is maturing first in earthworm, lanceolate, and amphioxus. Then there is a protogynous condition जहाँ पे female organ will be developing first. Example is porifera. And the next, after the hermaphrodites, the next category is dioecious organism, जहाँ पे मेल और फीमेल बॉडी जो कहाँ होते हैं वो सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. एंड these organisms are showing sexual dimorphism, मीन्स मेल और फीमेल बॉडी दोनों क्या होती है? दोनों अलग अलग होती है. आप उसको फिजिकली मॉर्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. एंड दे कैन बी several organisms like frogs, lizards, birds, mammals, and all that organism. So this is about the sexuality. They can be hermaphrodites. They can be dioecious, where the sexual dimorphism is observed. Then the next thing we have studied here is, let me highlight the important thing with red color. So hermaphrodites are there. And then there can be protandry condition. There can be protogynous condition. And the next thing is dioecious organism that are showing sexual dimorphism. Okay, so that's all. And yeah, one more thing is remaining, that is the development. So coming to the development part, so development of the organisms, it can be direct. A direct development means no larval stage, and it can be indirect, where first the zygote will divide mitotically, and it will form an embryo, and embryo will develop into a larva. Now this larva will undergo a number of significant changes or significant development by the process of so the larva will undergo a developmental phases or significant changing in their structure by the process of metamorphosis. तो ये कौन से प्रोसेस में जाते हैं? Metamorphosis. And by the process of metamorphosis the larva will develop into a adult organism. So जहाँ पे larval stages का involvement होगा, this development is indirect, and where there is no larva the development is direct. Now coming to three terms, that is oviparous, ठीक है, viviparous, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ. एंड देन यू हैव oviparous. So oviparous means they are the organism that are laying eggs. So these are the egg laying organism. For example, they can be frog, they can be reptiles, जैसे कि egg, और egg देते हैं जैसे कि snake, और they can be birds.
So oviparous are the organisms that are laying eggs. For example, frog, reptiles and birds. Other examples are also there. The next is the viviparous. These are the organisms that are having internal fertilization, and there is a formation of placenta, and placenta is there for the nourishment of embryo, or at the end of the gastrulation period embryo is being obtained, or you can say developed. So viviparous is the organism जहाँ पे internal fertilization होता है, placenta होता है for the nourishment. Then oviviviparous is the organism जहाँ पे internal fertilization होता है but there is no placenta. But यहाँ पे placenta नहीं होता है. And in these oviviviparous organism, it is a combination of viviparous and oviparous. So internal fertilization will be there similar to the viviparous organism, but there will be presence of egg yolk, and these egg yolk are responsible for the nourishment of embryo. So basically, the internal fertilization is a characteristic similar to the viviparous organism, and the nourishment through the egg yolk is a characteristic of oviparous organism. और अगर इनके हम examples की बात करें, so oviparous में we have frog, reptiles and birds, and viviparous में we have particularly mammals, इसमें हम humans भी आते हैं, and then ovoviviparous में we have shark. Okay, so that's all for the animal classification category, जहाँ पे हमने बात किया different level of classification based upon the first is the level of organization. Then we have studied the body plan, we have studied the body cavity, coeloms, then there is symmetry, then there is a body organization, digestive system, circulatory system, excretory system, skeleton system, then development. तो इन सारे बेसिस पे जो 5 कैटेगरीज, जो 9 कैटेगरीज होती है आपकी 9 एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें, सो देयर आर 9 फाइलम्स, और आपको इसको बिल्कुल ऐसे याद रखना है. पॉडीफेरा, सिलेंट्रेट्स, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनेलिड्स, mollusk, arthropod, echinodermata and chordata. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 फाइलम्स आपको याद रखने हैं, और इनका कैसे कैसे हमने 7 to 8 कैटेगरीज में कैसे डिवीजन किया वो भी आपको याद रखना है. और आगे के सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी कि ईच कैटेगरीज के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स of each phyla along with their representative. ठीक है, हर एक फाइला का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म, उसके कुछ एग्जांपल्स और उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मैं आपको सब्सिक्वेंट आगे के लेक्चर्स में बताऊंगी. तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो और आप उसको शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों से, ताकि उनको भी इस लेक्चर से हेल्प मिले. एंड जो बच्चे न्यू हैं इस प्लेटफॉर्म पे और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो. सबसे पहले लेट्स क्रैक CSIR UGC नेट चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, एंड आप बेल आइकन को भी हिट कर सकते हो टू गेट द नोटिफिकेशन, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो. And the next thing is that if you want to join Unacademy और आपने अभी तक Unacademy ज्वाइन नहीं किया है, तो Unacademy आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो. मेरा प्रोफाइल आपको मिलेगा वहाँ CSIR UGC नेट की कैटेगरी में, और इस कैटेगरी में आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा. इन द स्पेशल क्लासेस आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, तो आप Unacademy पे मुझे फॉलो कर सकते हो. मेरा सुरभि कुमारी नाम से प्रोफाइल आपको मिल जाएगा CSIR UGC नेट की कैटेगरी में, और वहाँ पे जाके आप मेरी स्पेशल क्लासेस को फॉलो कर सकते हो. मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस लेती हूँ जो कि फ्री है सबके लिए, सारे के सारे बच्चे उसको
देख सकते हैं और अपना जो भी डाउट है और जो भी टॉपिक उनको नहीं आता है, अगर वो टॉपिक मैंने पढ़ाया है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, जब आप लो तो मेरा रेफरल कोड यूज लेना मत भूलना, दैट इज सुरभि01, SURBHI01। और ये रेफरल कोड यूज करने से आपको मिलेगा 10% ऑफ। फाइन, so that's all for today's discussions. Again we will meet tomorrow. Thank you so much everybody. और हम आगे के सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में भी एनिमल क्लासिफिकेशन और एनिमल टैक्सोनॉमी ही पढ़ने वाले हैं, फाइलोजेनी ही पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस